सेंटर में जो है अचानक से आग लग गई और इसके बाद छात्रों को रस्सी के सहारे कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी है। फिलहाल मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां मौजूद है। अभी तक किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। आग करीब 12 बजे लगी है। बताया जा रहा है कि आग एक बिजली के मीटर में लगी थी, जिसके बाद वो आग फैलती गई और कोचिंग सेंटर आग की जद में आ गया है। इस दौरान कई छात्र जो हैं वहां से कूदते हुए दिखाई दिए हैं। जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे कोचिंग सेंटर से बाहर बच्चे कूदते हुए दिखाई दिए हैं। इस दौरान 4 बच्चे घायल हो चुके हैं, 4 छात्र इस वक्त घायल हैं और धुआं उठने के बाद इस बारे में जानकारी हुई। जैसे ही जानकारी लगी कोचिंग सेंटर में हड़कंप मच गया और जान बचाने के लिए जो छात्र हैं कोचिंग सेंटर से बाहर कूदते हुए दिखाई दिए हैं। मध्य प्रदेश के रुख करेंगे, जहां पर तेज गर्मी और झटपट बारिश का दौर जारी है। बता दें कि राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है और साथ ही छिंदवाड़ा और कुछ दूसरे जिले ऐसे भी हैं जो लू की चपेट में हैं। बुधवार की बात करें तो प्रदेश में सबसे अधिक तापमान खुजराहो में दर्ज किया गया है, जो कि 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अरब सागर में उठे इस तूफान बिपरजॉय की वजह से आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। तो वहीं महाकाल की नगरी से गर्मी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें लोग कहीं पानी का सहारा ले रहे हैं तो कहीं पेड़ की छांव ले रहे हैं। महाकाल के भक्तों से ही सुनिए कि महाकाल की नगरी में गर्मी से क्या हाल है। गर्मी के संदर्भ में यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है और आसमान में काफ़ी बादल बने हुए हैं और तापमान जो दिन का अधिकतम है वो 39 से 40 डिग्री के बीच में बना हुआ है। रात्रि के संबंध में भी यदि बात करें तो रात्रि का न्यूनतम तापमान भी इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ है, 27 से 28 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान चल रहा है। हवा की रफ्तार लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, किंतु चूँकि ह्यूमिडिटी आर्द्रता काफ़ी बढ़ी हुई है, इस कारण गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो जल से अभिषेक इसलिए होता है कि उज्जैन के अंदर बाबा का बहुत गर्मी का वातावरण बना हुआ है, पूरा शहर गर्मी से दबा हुआ है। तो भक्त पुजारी, वो पुरोहित, वो भगवान शिव भक्त जितने भी है बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी गर्मी के प्रकोप से बचाए। वो जलाभिषेक करके भगवान को जिस प्रकार से जो ठंडा करते हैं, इसी प्रकार से प्रदेश को भी बाबा, पूरे देश को भी ऐसा ठंडी राहत पहुंचाए। चक्रवाती तूफान को लेकर राजस्थान में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। गुजरात से सीधा सटा होने के चलते जालौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है और जिले में 16 और 17 जून को महंगाई राहत कैंप नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने आम जन से 16 जून को घरों में ही रहने की अपील की है। उदयपुर में भी बिपरजॉय तूफान के कहर के आसार देखे जा रहे हैं और इसी के तहत जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठकर सभी के दायित्व पर चर्चा की है और सभी के दायित्वों को तय कर दिया गया है। साथ ही लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो बेवजह घर से बाहर ना निकलें और घर से बाहर निकलते समय सुरक्षित रहें। उधर एनडीआरएफ डीजी अतुल अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर चक्रवाती तूफान को लेकर अहम जानकारी साझा की है। के साथ कोऑर्डिनेशन में एनडीआरएफ की 18 टीमें, एसटीआरएफ की 12 टीमें उस एरिया में तैनात हैं, जिसमें मैक्सिमम टीम्स कच्छ में हैं, जहां के सबसे अधिक असर होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके सिवा काफ़ी और डिटेल प्रिपरेशंस की जाती हैं जो गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत डेप्थ में की हैं, जैसे कि तमाम फिशिंग बोट्स को एंकर किया गया है, बड़े शिप्स को हाई सीज में भेज दिया गया है जहां साइक्लोन का असर से बाहर हों। होर्डिंग्स ऑलमोस्ट 4000 से अधिक निकाल ली गई हैं ताकि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की तरह वो ना बन पाएँ जब विंड उनको हिट करे और वो उड़ें, कहीं नुकसान करें। काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। सॉल्ट पैन के वर्कर्स जो होते हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है टू द एक्सटेंट, जैसा मुख्य सचिव गुजरात ने बयान किया था एक ब्रीफिंग में, कि जो गर्भवती महिलाएं भी हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल्स में ट्रांसफ़र किया गया है ताकि स्टॉर्म के दरमियान अगर तो वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हैट्रिक करने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल एक बार फिर से महागठबंधन की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई है। इस सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने तय समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना जताई है।
तो वहीं इस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। ये देखिए तो वही बता सकते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ऐसी बात बोलो जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्हीं से पूछिए ना कि नरेंद्र मोदी को इनको सूचना मिली है क्या कि नरेंद्र मोदी को ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की बात नहीं बोलते तो सुर्खियों में तो नहीं रहते वो। इसलिए जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उस तरह की बातों को बोलना, अब उनके दिमाग में कहीं ये हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव पहले कराना चाहते हो, तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन लोकसभा का चुनाव समय से पहले होगा और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को मिल गई, तो यूं ही कुछ बोल देना, एक हवा में पत्थर फेंक देना ताकि मीडिया में बने रहें, इसके अलावा तो कोई मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बेसिस या कोई आधार है। डिप्टी सी चार्जशीट, उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई फाइल कर सकती है। जो विपक्ष की बैठक होने वाली है 23 तारीख को, उससे पहले वो भी शंका जता रहे हैं। फिर मैंने कहा ये देखिए, तेजस्वी यादव को मालूम है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के अंदर उनकी क्या भूमिका रही है। आधे दर्जन बार तो सीबीआई और ईडी ने उनके यहाँ रेड किया, पूछताछ की, बाकी की और सबूत इकट्ठा किया है। तो उनको लगता होगा कि जितने सबूत इकट्ठा कर लिया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यक्रम के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक बयान दिया गया है, जिस बयान के बाद से सियासी पारा चढ़ गया है। इसी मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार पर तीखा वार कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि लगता है नीतीश कुमार भविष्यवक्ता हो गए हैं, लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं। हो सकता है वो भविष्य वक्ता भी हो गए हैं। उनको मालूम है कि हमें तो नहीं मालूम है, वो आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। अपना तो बिहार चल नहीं रहा है ठीक से और दूसरे सब चीज पर टिप्पणियां करते रहते हैं। चलिए न, समय बताएगा। सर एक सवाल है, 23 तारीख को आगामी विपक्ष की बैठक है, कैसे देखते हैं उसको? बोलेंगे ना, देखते हैं कि सब हर किसी को अधिकार है मीटिंग करने का। खुश रहो। क्या मतलब? वहीं सपा दफ्तर के बाहर से सपा नेता पवन पांडे ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कहा वो आप सुनिए। समाजवादी पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुल्म अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह परेशान है, हर वर्ग परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, सारे वर्ग के लोग परेशान हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है, सारे कार्यकर्ता साथी बूथ सेक्टर बनाने से लेकर सारी चीज़ों का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जीतेंगे। मतदाता सूची को लेकर बड़ी शिकायतें रहती हैं। देखिए, मतदाता सूची में तो सरकार के लोगों ने, बैठे हुए अधिकारियों ने, इनके लोगों ने हमेशा गड़बड़ी की है। हाँ। विधानसभा चुनाव में भी किया था, पिछले लोकसभा चुनाव में भी किया था। नाम काट दिए जाते हैं, जो फार्म जमा किया था वो अंत तक जुड़ता ही नहीं है। तो बहुत सी कमियाँ हैं। अब काम कर रहे हैं आप लोग मतदाता सूची के लिए? बिल्कुल, मतदाता अच्छा बताइए, कहीं कहीं जगह पर 2-2 हज़ार लोग नाम काट दिए गए। पता लगा 100 परिवार में 40 लोग हैं, 20 का नाम ही गायब है। तो निपटने की क्या तैयारी? रूप से इस पर समाजवादी पार्टी पूरा काम कर रही है, हम लोग भी होमवर्क कर रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जनता को ठग रही है, छल रही है, लूट रही है। समाज बुलंदशहर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विधायक ने प्रेस वार्ता की है। जहां सिकंदराबाद के विधायक ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही दावा कर दिया है कि आज दुनिया भारत को मोदी के देश के नाम से पहचानती है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने कहा। विधायक लक्ष्मी राज ने यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान सपा और बसपा की विचारधारा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि अधिकारी सरकार के प्रयासों को पलीता लगा रहे हैं और गाजियाबाद में बुलंदशहर सदर विधायक से रिश्वत मांगने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। और विधायक ने कहा कि कुछ अधिकारी सीएम की हिदायतों के बाद भी बदल नहीं रहे हैं अपना रवैया। और उस पर आदरणीय मोदी जी, जो पूरी दुनिया के आज ब्रांड एम्बेसडर हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं,
उनके 9 वर्ष जो कार्यकाल है मोदी सरकार के पूर्ण हुए हैं और उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और जो काम 9 साल में हुए, जो 60 सालों में नहीं हुए, वो 9 सालों में हुए हैं। आपके माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाना था। आप कह रहे थे विधायक जी कि भ्रष्टाचार आप उस पर लगाम कसी है। आपकी जो पड़ोसी विधानसभा है वहाँ के जो विधायक हैं वो खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अभी गाजियाबाद में एक लाइसेंस बनवाने के, रिन्यू कराने के लिए लाइसेंस रिश्वत देनी पड़ी है। मैंने कहा ना कि हम लोग जीरो टॉलरेंस की ओर बढ़ रहे हैं। घटनाएं होती हैं लेकिन लगातार उस पर कैसे काम किया जाए, सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। क्योंकि तंत्र तो पुराना ही है, हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं तंत्र बदल गया, कोई अधिकारी बदल गए हैं। अधिकारी सब वही हैं, लेकिन हम किस प्रकार उनको ठीक कर सकते हैं। सरकार में मैंने कहा ना, जैसा राजा ऐसी प्रजा, लगातार उनको कोशिश कर रहे हैं, हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हमने देखा, हमारे आप देख रहे हैं, अब मैं पहले की बात करूँ तो लगातार सरकार घोटाले करती थी, लेकिन आज भोपाल की हरदा से खबर है, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। संबोधन में कहा गया कि पिछले 9 सालों में देश में जो काम हुए हैं वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। जिन्होंने सिर्फ अपने हमीरपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर फ्रॉड करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से सामान भी बरामद कर लिया है। ये लोग एटीएम कार्ड जब मशीन में लगाते थे, मान लीजिए 7,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ करते समय जहाँ से पैसा निकलता है वहाँ पर अपनी कोई भी चीज़, पेंसिल या अपने हाथ से ही उसमें फंसा देते थे, जिससे कि कंपनी को लगता था कि मशीन ख़राब हो गई है। और फिर ये कस्टमर केयर को फ़ोन करते थे कि हमारा पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है, आपकी शायद मशीन ख़राब है। इसका संज्ञान लेके जांच करके 24 घंटे में इनके अकाउंट में बैंक के द्वारा पैसा रिफंड किया जाता था। इस तरीके बुलंदशहर में जाल काटकर एक दुकान में घुसे चोरों ने नकदी और लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुबह जब दुकान पर पीड़ित पहुंचा तो उसे पूरी घटना की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि दुकान में रखी 50,000 की नकदी और कीमती जूते चोरी हो गए हैं। दूसरी तरफ मुख्य बाजार में चोरी की इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। हालांकि घटना की जांच पुलिस कर रही है, कार्रवाई जारी है। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के कबाड़ी बाजार की घटना है। काट कर मेरी दुकान में चौथी बार चोरी हुई है। कितने टाइम में हुई चौथी बार? ये दूसरी बार, चौथी जो हुई है, 1 साल में चौथी बार हुई है। अच्छा, तो एफआईआर वगैरह दी आपने? एफआईआर मेरे पास है, 2 पुरानी रखी हुई है, 1 और कराऊंगा। अच्छा, तो कोई कार्रवाई नहीं होती? कोई कार्रवाई नहीं होती। 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, यहाँ पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अच्छा, तो आपने अधिकारियों को बताया? अधिकारियों के एफआईआर मैंने कोतवाली में दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस मेरा और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीएड की परीक्षाओं के चलते जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने निजी कॉलेजों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है और किसी को भी नकल न करने की हिदायत दी गई। जनपद में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 7,185 बच्चों की परीक्षा आज हुई थी। प्रातःकालीन जो 9 से 12 सत्र की परीक्षा है वो सबसे समाप्त हो चुकी है। कहीं से किसी अप्रिय बात की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा निर्धारित समय से 2 बजे से प्रारंभ होगी। तो हमारी पूरी व्यवस्था है। सभी इसको लेकर के हम लोगों ने हर केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात कर रखे हैं। उसके अलावा हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट भी 7 बनाए गए हैं, जो इन परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। और जैसा कि शासन का निर्देश है कि ये सभी परीक्षाएं सब निर्बाध रूप से और नकल विहीन संपन्न कराई जाएंगी। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी और योगी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मिल एरिया और एएनटीएफ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 20 लाख रुपए कीमत के गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की माने तो तीनों गांजा तस्करों को जनपद रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतापुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। ये थाना मिल एरिया और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 क्विंटल गांजा पकड़ा गया है। इसमें सूचना हमें अन्य स्रोतों से भी आई थी
और इस गांजे की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है 20 लाख रुपए की है, वो पकड़ा गया। और रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों का समर्थन करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है और कहा कि नहर में अगर पानी नहीं छोड़ा जाता है तो बेचारे किसान अपनी फसलों की बुआई कैसे करेंगे। इस दौरान अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नहर के पानी में स्नान किया और इसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी ने भीषण गर्मी में भी नहरों में पानी न छोड़े जाने को लेकर बीजेपी सरकार पर भी हमला बोल दिया। आरोप लगाते हुए कहा गया कि सरकार किसानों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। नहर में पानी न आने से किसान लगातार परेशान है। धान की रुपाई का समय आ चुका है, लेकिन किसान पानी के अभाव में धान की रुपाई नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश के रुख करेंगे एक बार फिर से, जहां से खबर है कि इस साल विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बयान के बाद अब सियासी पारा चढ़ गया है। अरुण यादव ने एक शर्मनाक बयान भोपाल में दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता दामोदर दास मोदी पर विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है जो स्पष्ट हमें नजर आती है। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए। और दिल्ली में बुधवार को बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की एक बैठक की गई, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर यह बैठक हुई और इसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। मीटिंग खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 24 जून को जेपी नड्डा बिहार आएंगे और झंझारपुर में रैली करेंगे, तो वहीं 29 जून को अमित शाह भी बिहार पहुंचेंगे और वो मुंगेर और लखीसराय में रैली करेंगे। तारीख और हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2014 के भारत और 2014 के बाद के भारत, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा है, बिहार में भी इस अभियान को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये दो महत्वपूर्ण बड़े नेता हमारे बिहार जा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी 24 तारीख को झंझारपुर में सभा करेंगे और 29 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार की यात्रा करेंगे। गाजियाबाद के लोनी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष रंजिता धामा, जिन्होंने जिलाधिकारी और सीएमओ से स्वास्थ्य केंद्र की खामियों की शिकायत की। इस पर संज्ञान लेते हुए सीएमओ गाजियाबाद भवतोष शंखधार ने लोधी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है, तो वहीं डॉक्टर मथुरिया को नया प्रभारी बनाया गया है। और आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में हंगामेदार सदन के बाद सभासद जगत सिंह भी पहुंचे। अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए महानगर पालिका अध्यक्ष रंजिता धामा भी दलबल के साथ पहुंची। लगभग 2 घंटे तक डॉक्टर सुविधा न मिलने पर जिलाधिकारी और गाजियाबाद सीएमओ को फोन किया गया, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से अब खबर है, जहां पर सुबह एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने में लगभग 5 फायर टेंडर को लगाना पड़ा है, लेकिन तब भी आग बुझी नहीं है। और बताया जा रहा है लगभग 25 फायर फाइटर आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगे रहे। हालांकि 2-3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये आज सुबह 5:30 बजे हमें फायर स्टेशन हेलट रोड पर सूचना प्राप्त हुई कि विहान बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, इसमें आग लगी है। क्योंकि ये प्लाईवुड फैक्ट्री है और फैक्ट्री में हमें जानकारी है कि बहुत सारा ज्वलनशील पदार्थ रहता है और अगर आग लगती है तो विकराल रूप जल्दी धारण कर लेती है। तो हमारे द्वारा जो है गंभीरता से लेते हुए तुरंत फायर स्टेशन हेलट रोड से और मेला ड्यूटी गए हुए फायर टेंडर से और कांट रोड से, कांट फायर स्टेशन से, तीनों जगह से एक फायर टेंडर को तुरंत घटनास्थल के रवाना किया। घटनास्थल पर पहुंचकर देखा गया कि आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। हमारे द्वारा वहीं पे जीनस पेपर मिल पास में पड़ती है, वहाँ पे फायर टेंडर मौजूद होता है उनका,
उनको भी बुलाया गया और तत्काल जो है वहाँ पे फैक्ट्री में लगे जितने अग्निशमन उपकरण थे उनका उपयोग करते हुए उनके सहयोग। और रायबरेली में आकाश बायजूस ने अपने पहले क्लासरूम सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर आकाश बायजूस ने शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे पर अपना पहला क्लासरूम सेंटर खोला है। अभी तक जनपद के छात्र छात्राओं को एनआईटी, आईआईटी और जेईई जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स की कोचिंग के लिए जनपद के बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब रायबरेली में ही कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने के बाद जिले के लोगों को उनके प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारियों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में 12 कक्षाएं संचालित होंगी, जिसमें 700 से अधिक छात्र छात्राएं जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर सकेंगे। रायबरेली की ब्रांच हमने आज इनोग्रेट की है। ये हमारी यूपी में 30वीं ब्रांच है। तो रायबरेली ब्रांच इनोग्रेट करने का पर्पज़ मेन यही था कि यहाँ पर पेरेंट्स की काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट के बेसिस पे हमने रायबरेली ब्रांच हमने ओपन की है। इसमें 12 क्लासरूम है, जिसमें कक्षा 8 से लेके 12वीं और 12वीं पास वाले बच्चों की कक्षाएं रहेगी। 8वीं से 12वीं तक के बच्चे होंगे वो इवनिंग में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में उनका स्कूल होता है। तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की इवनिंग में क्लासेस रहेगी, 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक क्लासेस रहेगी। और जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनकी क्लासेस सुबह रहेगी। अगर मैं